बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे सर्किट को कहा जाता है जिसमें चार आइडेंटिकल कंपोनेंट्स जो हैं एक लूप बनाते हैं। तो यहाँ ये रेजिस्टर जो हैं चार, वो मिलके एक लूप बनाते हैं, तो इसलिए ये रेजिस्टिव ब्रिज है। और व्हीटस्टोन इसके इन्वेंटर का नाम है, जिसने इसको इन्वेंट किया था, सॉरी। और व्हीटस्टोन ने एक्चुअली ये जो ब्रिज बनाया था, इससे अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मालूम की जा सकती है। यानी कि कोई भी हमारे पास वायर है, कंडक्टर है, उसकी हम रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज को इस्तेमाल करके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, ये चार रजिस्टर हैं R1, R2, R3, R4, तो ये एक लूप बनाते हैं। अब देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 जंक्शन बनते हैं। इनमें हम ऐसे करते हैं कि दो जंक्शन के साथ जो है वो बैटरी अटैच कर देते हैं, और दूसरे जो दो जंक्शन होते हैं उसमें हम एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो एक की यहाँ पे होती है, एक की यहाँ लगा दी जाती है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बना। तो ये आर्टिकल बड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोगों ने तैयार भी करना है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इससे अननोन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है। तो यहाँ इसका हम पहले एनालिसिस करते हैं। ये जो लूप हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बना है, इसका ये सर्किट का हम एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज रूल इस्तेमाल करते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल में आपको पता ही है कि सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो हमारा सर्किट है उसके अंदर लूप्स कितने बनते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसमें 3 लूप बनते हैं, A, D, B और A, और दूसरा B, D, C और B, और तीसरा A, C, D और A। ये 3 लूप बनते हैं। अब इन तीनों लूप्स में हम करंट लेते हैं। अब ये पहला लूप है, इसमें हमने कहा करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें हमने अज्यूम किया कि करंट I2 फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट I3 फ्लो हो रहा है। तो याद रखें, करंट जो है उसकी हम एक ही डायरेक्शन लेते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज ले लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लें। यानी कि सारे लूप में करंट्स जो हैं उनकी एक ही डायरेक्शन लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये तीनों करंट जो है वो ले लिए। अब हर लूप पे हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो आपको पता है कि किरचॉफ वोल्टेज रूल में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज का सम ले लेते हैं। तो किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। यही किरचॉफ वोल्टेज रूल की स्टेटमेंट है। तो ये पहला लूप जो है इसके ऊपर हम गौर करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। ये लूप बनता है A, D, B, A। इसमें ये देखिए कि ये जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस है R1, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, I1 R1 के इक्वल होगा। और जिस तरह आपको पता है कि जब चार्जेस जो हैं रेजिस्टर के थ्रू मूव करेंगे तो वो एनर्जी लॉस करेंगे। जब एनर्जी लॉस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल की जो चेंज जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। अब दूसरा ये जो कंपोनेंट बनता है इस लूप में वो R3 है, यानी कि R3 रेजिस्टर है। इसमें देखें कि ये एक करंट तो ये हुआ I1 इस तरह फ्लो हो रहा है, और I3 इस तरह फ्लो हो रहा है। तो I1 और I3 इस रेजिस्टर में एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, इसलिए इसमें जो नेट करंट होगा I1 माइनस I3 होगा, और करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज आ जाती है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी I1 माइनस I3 इंटू R3, लेकिन इसका साइन भी हम नेगेटिव लेंगे, वो पहले मैं बात बता चुका हूँ। अब तीसरा जो इस लूप का कंपोनेंट बनता है वह गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हम कह देते हैं कि Rg के बराबर है। अब रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर की वो Rg है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है
वो I1 माइनस आई टू इंटू आर जी, ये वोल्टेज बनेगी, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये वोल्टेज बन गया। तो इसका साइन भी नेगेटिव आएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, इनका जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। अच्छा याद रखें, ये इनिशियली जब हम ये की जो है उसको ऑन करेंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर ये की ऑफ रखेंगे तो जाहिर है इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इस की को भी ऑन कर देते हैं। जब इस की को ऑन करेंगे तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, लेकिन वो उस वक्त होगा जब बी और डी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो होगा। अगर दोनों एक ही पोटेंशियल पे चले जाएंगे, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक ही पोटेंशियल लेवल पे आ जाएंगे तो जाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से इसमें से करंट जीरो फ्लो होगा। तो बहरहाल ये पहले लूप की मैथमेटिकल इक्वेशन बनी, किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करके हमने इसको इक्वेशन को लिखा है। अब अगली बात, ये दूसरा लूप बनता है डी सी बी डी, ये वाला लूप। तो इस लूप में देखें कि यहाँ पे ये इस रजिस्टर R2 में से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वोल्टेज जो होगी I2 R2 होगी, लेकिन इसका साइन नेगेटिव आएगा। अब इसमें ये I2 है, ये I1 है, तो नेट करंट I2 माइनस I1 होगा, और उसको RG मीन गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज बन जाएगी। अब इसका साइन भी नेगेटिव, इसका साइन भी नेगेटिव, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी एक्ट करता है लाइक ए रेजिस्टर। और तीसरा कंपोनेंट ये बनता है R4। R4 में देखें ये करंट इस तरह, ये इस ब्रांच में करंट की I2 की डायरेक्शन ये है, लेकिन I3 की डायरेक्शन ये बनती है। तो इस रेजिस्टर में दोनों ही करंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो I2 माइनस I3 नेट करंट हुआ, रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे R4 से तो ये वोल्टेज आ गई। इसका साइन भी नेगेटिव होगा, एनर्जी लॉस करते हैं चार्जेस, तो इनका सम जो है वो 0 के बराबर हुआ। याद रखें ये तीसरी इक्वेशन भी बनती है, यानी कि उसमें एक होगा अगर इसकी वोल्टेज जो है या EMF जिसकी E के बराबर है तो ये E आएगा, और इसके अक्रॉस क्या आएगा I3 माइनस I2 इंटू R4, और ये आ जाएगा I3 माइनस I1 इंटू R3, तो इनका सम भी 0 के बराबर होगा। लेकिन चूंकि इक्वेशन ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आती तो इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं हैं। तो बहरहाल ये हमारे दोनों लूप जो हैं, ये वाला और ये लूप, दोनों को इस्तेमाल करके हमने ये दो मैथमेटिकल इक्वेशन जो हैं वो बना ली। तो अब ये देखें इसमें टर्निंग पॉइंट वो क्या कि अगर हम ये सर्किट ये की के 1 को ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब करंट जो फ्लो होता है तो ये देखें यहाँ से करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और फिर करंट इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, करंट इधर जाएगा और इधर। तो इसका क्या मतलब होगा, गैल्वेनोमीटर में से भी करंट फ्लो होगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है बी और डी के पोटेंशियल्स के ऊपर। अगर बी हायर पोटेंशियल पे है डी के मुकाबले में तो नेट करंट इधर होगा, अगर डी हायर पोटेंशियल पे है बी पॉइंट के मुकाबले में तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन अगर हम ये रजिस्टर जो है R1, R2, R3 और R4 इस तरह एडजस्ट कर लें कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाए, मीन दोनों बी और डी एक ही पोटेंशियल लेवल पे हूँ, इनका पोटेंशियल का डिफरेंस 0 के बराबर हो जाए, तो डेफिनेटली इस सर्किट के ऑन होने के बावजूद गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो है ये कहलाती है कि ब्रिज हमारा जो है वो बैलेंस्ड हो गया, यानी कि ये बैलेंस्ड कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह समझ लें जिस तरह हमारा बैलेंस नहीं होता तराजू, इधर भी वेट होता है, इधर भी वेट होता है, लेकिन चूंकि दोनों वेट आपस में इक्वल होते हैं तो ये जो इसका लेवर होता है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। और अगर उसके ऊपर जो है जिस तरह आमतौर पर ये फिजिकल बैलेंस होती हैं, उसके ऊपर जो है एक अपना नीडल लगी होती है
और नीडल के नीचे जो है वो स्केल लगा होता है, तो उस स्केल के ज़ीरो के ऊपर आ जाता है नीडल, तो हम कहते हैं कि ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो गया। और गैल्वेनोमीटर जो होता है उसमें भी इसी तरह होता है कि उसका दरमियान में ज़ीरो होता है, एक तरफ भी 30 डिग्रीज होते हैं, दूसरी तरफ भी 30 डिग्रीज होते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो पे उसकी अपना नीडल आ जाती है। इसका मतलब ये होगा कि इस बी और डी यानी कि ये जो ब्रांच बनती है गैल्वेनोमीटर वाली, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता तो हम कहते हैं कि ब्रिज हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंस्ड कंडीशन पे IG की वैल्यू 0। अब IG में देखिए कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 है एक I2 है, इन दोनों का सम 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि I1 और I2 का जो सम है वो 0 के बराबर। लेकिन ये देखिए नेगेटिव साइन क्यों आया कि दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट है। जब इसको 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 I2 के इक्वल हो जाएगा। हम इन दोनों को कह देते हैं कि I के बराबर है, यानी कि ये भी I है ये भी I है, दोनों इक्वल और अपोजिट है, इसलिए यहाँ नेट करंट जब 0 के बराबर हो गया। अब ये जो हमने कंडीशन निकाली है कि I1 जो है वो भी I के इक्वल है, I2 भी I के इक्वल है, तो ये वाली जो कंडीशन है यानी कि I1 की जगह भी I पुट कर सकते हैं आप, I2 की जगह भी I पुट कर सकते हैं। तो ये पहली और दूसरी इक्वेशन में ये कंडीशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। यानी कि ये देखें I1 की जगह I1 की जगह फिर I और माइनस I3, और ये क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो अब क्या होगा माइनस IR1 इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा I माइनस I3 इंटू R3 आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 कह रहे हैं। और इसी तरह ये जो इक्वेशन है इसमें भी आप क्या करेंगे कि I2 की जगह I पुट कर दें, और I2 माइनस I1 माइनस I2 0 है तो I2 माइनस I1 भी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। और बाकी I2 की जगह I पुट कर दें और I3 ये इंटू R4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा माइनस IR2 इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, I माइनस I3 इंटू R4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं 3 इक्वेशन को ऊपर रख के 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं, राइट साइड से डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए माइनस I कैंसिल हो जाएगा, I माइनस I3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब ये देखिए ब्रिज जब बैलेंस होगा, यानी कि जब ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होगा, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये आर्म्स बनते हैं, ये बनते हैं आर्म्स। इन आर्म्स की जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होती है, यानी कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये कब होगा जब ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होगा। अब हमारा टारगेट ये था कि हमने अननोन रेजिस्टर जो है, अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो मालूम करनी है। तो उसके लिए बिल फर्ज इन चारों यानी कि R1 R2 R3 और R4 इन चारों में से एक रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस अननोन है। तो आपकी किताब के मुताबिक हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी इनमें से हम कह सकते हैं ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, लेकिन आपकी किताब में R4 को X के बराबर पुट किया हुआ है, तो इसी तरह हम R4 को ही अननोन तस्वर करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये तो अननोन है, लेकिन ये जो है R1 R2 और R3 ये नोन और एडजस्टेबल है। तो जिस तरह आपको पता ही है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम रेजिस्टर जो हैं इनके रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है हम उससे चेंज भी कर सकते हैं, और जो चेंज रेजिस्टर यानी कि रेजिस्टर की जो वैल्यू होती है उनको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो ये तीनों रेजिस्टर R1 R2 और R3 ये एडजस्टेबल भी हैं और नोन हैं, लेकिन ये जो है ये अननोन है, इसको हमने मालूम करना है। तो इनको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इवन ये की और ये की ऑन होने के बावजूद गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक्त हम ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, देखें R1 R2 और R3 नोन है, R4 अननोन है, तो R4 की वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं,
क्योंकि ब्रिज हमने वैसे ही बैलेंस कर दी है, तो x का यानी कि अननोन जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अननोन जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू आएगी R2 और R1 इंटू R3। तो इसकी कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। ये ख़ास तौर पर हमारे FSC का जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें स्लाइड वायर ब्रिज है, जिसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। तो उसमें यही यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपली इस्तेमाल होता है। तो उसमें भी हम 4 रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो नोन होती हैं और चौथी जो है वो अननोन होती है। तो चौथी रेजिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल वो प्रैक्टिकल में तो लहर है, उसमें थोड़ा सा यानी कि मॉडिफाइड ये फॉर्म होती है। उसमें बजाय इसके कि ये रेजिस्टेंस बॉक्सेस इस्तेमाल करें 3, हम उसमें वायर ही इस्तेमाल कर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करते हैं और एक अननोन रेजिस्टर जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो बहरहाल इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो जो प्रैक्टिकल सिलेबस का हिस्सा है तो वो इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह हाफिज़।